हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय हमें 3 प्रकार का चेंजेज करना होता है अंदर वाले वाक्य में। मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, उसके अंदर हमें 3 प्रकार के चेंजेस करने होते हैं। पहला परिवर्तन मैंने बताया था आपको, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन मैंने आपको बताया था टेंस या वर्ब संबंधी परिवर्तन। और तीसरा परिवर्तन मैंने आपको एक और लिखवाया था, उन्हीं के अंदर वो होता है दूरी अथवा समय से संबंधित परिवर्तन। तो आज हम इस तीसरे परिवर्तन को, जो तीसरा चेंजेज होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसे हम बोलते हैं दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन, किस प्रकार से करते हैं, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको मैंने बताया था यदि बाहर वाला वाक्य, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस होता है उसका टेंस तो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपके समय अथवा दूरी से संबंधित निम्न वर्ड में, मतलब ये जो शब्द दिए हुए, वर्ड दिए हुए हैं, इनमें भी आपको चेंजेस करना होता है। ठीक है, देखिए, अगर आपके डायरेक्ट वाले सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट नरेशन के अंदर, मतलब जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, उसके अंदर अगर आपको दिस दिया हुआ हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसको दैट में चेंज कर देते हैं। दिस के स्थान पर दैट कर देंगे, दीज के स्थान पर दोज कर देंगे हम। ठीक है, हियर के स्थान पर देयर कर देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट वाले वर्ड हैं, जबकि ये इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर जो वर्ड आएंगे वो है। समझ आ गया? मतलब आपको ये वर्ड दिए हुए होंगे, इनको आपको इस तरह से चेंज करना है यदि हो तो। ठीक है, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो हियर, देयर, नाउ या जस्ट, इनमें से कोई भी शब्द हो उसको हम चेंज करते हैं देन में। एगो के स्थान पर हम करते हैं बिफोर। एगो का अर्थ वैसे पहले होता है, बिफोर मतलब भी पहले होता है, लेकिन डायरेक्ट सेंटेंस में आपको एगो दिया हुआ होगा, उसको हम बिफोर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, इसके स्थान पर बिफोर कर देंगे। टुडे के स्थान पर हम करते हैं दैट डे। टुडे लिखा हुआ हो तो क्या करेंगे हम, दैट डे। इसी प्रकार टू नाइट को हम चेंज करेंगे दैट नाइट में। टुमारो मतलब आने वाला कल, तो आने वाले कल को हम कहेंगे इनडायरेक्ट के अंदर द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टरडे दिया हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे द प्रीवियस डे, मतलब पिछला दिन। लास्ट नाइट को भी हम बोलेंगे द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, इसको हम बोलेंगे द फॉलोइंग वीक। ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके अंदर एक नोट भी है, कभी कभी, कई बार आपके इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कम दिया हुआ होता है, कम मानी आना, ठीक है, लेकिन कई बार स्थान बदलने की वजह से, ठीक है, उसके कम के स्थान पे हमें गो करना होता है। और ये कब करते हैं ये हम एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब हम समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस किस प्रकार बनाते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ठीक है, अब नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं जब रिपोर्टिंग क्लॉज, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट या टेंस में हो। ठीक है, तब हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था, यदि बाहर वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेंस चेंज नहीं करते, मतलब टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं। और प्रोनाउन भी कब चेंज होते हैं, किस प्रकार से चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, SON, इसके हिसाब से मैं बताया था आपको, फर्स्ट पर्सन
सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए, पहले हमने वो एग्जांपल लिए हैं जब बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता। अब देखिए पहला एग्जांपल देखते हैं हम डायरेक्ट। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बाहर क्या दिया हुआ, सेज दिया हुआ, इसका अर्थ यह है कि प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब देखिए राम का राम, सेज एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा, अगर यहाँ पे टू भी लगा हुआ होता बाहर, मतलब सेज के बाद में टू लगा हुआ होता और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता तो सेज के स्थान क्या कर देते, टेल्स कर देते। लेकिन यहाँ पे बाहर वाले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेज एडजेक्टिव जैसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके कनेक्टिव वर्ड, मतलब दो वर्ड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट लगा दिया यहाँ पर। इसको मतलब दो सेंटेंस हम ऐड कर रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं आपस में, तो ये दैट लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए कोई टेंस या कोई चेंज होगा नहीं, अब यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब है कि ये थर्ड पर्सन के अंदर आता है। आई मानी मे, तो फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से आते हैं, मे या हम, ठीक है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपके आते हैं आई और वी, ठीक है, ये दो, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं आपके यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन में आपके क्या आते हैं भाई, थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, शी, दे, ही, सी, दे, या कोई नेम, कोई नाम, ठीक है। ये आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। आई मानी मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम मतलब यू आप सेकंड पर्सन हो, और यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन थर्ड पर्सन में होंगे और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते, इसलिए चिल्ड्रन एडजेक्टिव जैसे कैसे रह जाएगा, लाइक भी ऐसे कैसे रहेगा, ये टेंस चेंज करना ही नहीं है आपको, ठीक है। टू प्ले का टू प्ले एडजेक्टिव ये ऐसे कैसे हमने लिख दिया। केवल कनेक्टिव वर्ड, मतलब दोनों सेंटेंस से जोड़ने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया है, बाकी एडजेक्टिव ये सेंटेंस ऐसे कैसे हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे पाते आरती विल से, यहाँ पे लिखा हुआ विल से, बाहर का सेंटेंस में विल लगा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। और मैंने आपको बताया था अगर फ्यूचर टेंस दिया हुआ हो तब भी हम, ठीक है, अंदर वाले वाक्य में कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, मतलब अंदर का टेंस एडजेक्टिव रहेगा ऐसे भी ऐसे, ठीक है। केवल प्रोनाउन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आरती विल से ये एडजेक्टिव रहेगा, बाहर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता से, सेज टू होता, ठीक है, तो हम बोल देते टेल्स। अगर से टू लिखा हुआ होता तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, टेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल से लिखा हुआ, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए विल से एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा। अब इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटा दिया, इसके साथ हम क्या कर दिया, दैट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भारती नाम है किसी लड़की का, जिस किसमें आता है, थर्ड पर्सन, किसमें आता, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता। ही, सी, दे या कोई नाम वगैरह किसी का, ठीक है, तो सब किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। थर्ड पर्सन में हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, प्रोनाउन में भी, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन था तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन थर्ड पर्सन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो भारती इसी वजह से टेंस है चेंज होगा नहीं, ठीक है। वो भारती यहाँ पे एक वचन है इसलिए इसका इजी रह जाएगा, ठीक है। इजी, ऑनेस्ट का ऑनेस्ट, ठीक है। कई मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि कई बार प्रोनाउन चेंज होने पर, ठीक है, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपस में चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए फिलहाल आपके पहले सब्जेक्ट था आई, अब आई के साथ तो क्या आएगा, एम, ठीक है। आई के साथ तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम आएगी कंटीन्यूअस टेंस में। और अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाता,
आई के साथ अगर ही हो जाता है तो ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, अब इज, एम, आर ये तीनों एक ही टेंस के अंदर है। ठीक है, लेकिन टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन हमने सब्जेक्ट के अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब हम चेंज कर सकते हैं उसी टेंस में। आप चाहें तो पिछली वीडियोज आप देख लीजिए, पिछली क्लास देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे भारती के साथ भी जाएगा, यहाँ भी इजी रहेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब भारती ईमानदार है। और हमने इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, तो आरती विल से दैट भारती इज ऑनेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, यू से टू हिम। ध्यान समझना, यू से टू हिम, यहाँ पे क्या दिया हुआ, से टू। ठीक है, यहाँ पे वर्ब दी हुई है जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें आपको दिया हुआ से टू। तो मैंने आपको बताया था कभी भी से टू दिया हुआ हो उसके साथ क्या करेंगे हम, टैग। और से टू हो तो टैग्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टू के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ, तो हम लिखेंगे यू का यू, बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट में कोई चेंज होता ही नहीं है। ठीक, तो यू ऐसे कैसे, से टू, इसके स्थान पर हमने कर दिया टैग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम, तो हमने ये एडजेक्टिव लिख दिया। बाहर वाले वाक्य में केवल रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है केवल उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हो तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे से टू है, इसके स्थान पे हमने टैल कर दिया, जबकि यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब थी हमने एडजेक्टिव लिखी थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं था। यदि बाहर वाले वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तब तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने चेंज कर दिया टैल, लेकिन यहाँ पे विल से एडजेक्टिव है, यहाँ पे सेज एडजेक्टिव ऐसे कैसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है इसलिए हमने इसको टैल में चेंज कर दिया से टू, और टू भी हट जाएगा। ठीक है, ये जो से टू है इसके स्थान पर हमने टैल किया। ठीक है, हिम ऐसे कैसे। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को उठाएंगे तो सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस से लगाएंगे हम दैट। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई। ठीक है, ठीक, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए आई को हम चेंज करेंगे बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ बाहर वाले वाक्य में आपको जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है यू। ठीक है, अब यू की जो लाइन थी, यू की लाइन में सब्जेक्ट भी क्या होता है, यूज होता है। यू सब्जेक्ट के तौर पे भी काम में आता है, यू मानी तुम। ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे भी काम में आता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम में आता है। ठीक है, यू मानी तुम्हें, ये भी होता है। तो यहाँ पर आई से, आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा यू। ठीक है, आई के स्थान क्या हो गया, पहले आपको आई दिया हुआ था, आई को हम चेंज करेंगे इस यू के अनुसार। तो यू की लाइन में सब्जेक्ट क्या होता, भाई यू की लाइन में सब्जेक्ट भी यू ही होता। मैंने आपको प्रोनाउन का एक चार्ट बनवाया था पिछली क्लास के अंदर। ठीक है, आप याद करो कि मैंने प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं उसमें सारणी बनाई थी, मैंने आपको टेबल बताई थी आपको। उसमें मैंने बताया था प्रत्येक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट तो कौन से होते हैं और उनके बीच में संबंध बताने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो आप चाहे देख लेना। तो आई को हम चेंज कर देंगे यू में। अब विल का विल रहेगा, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। बाहर प्रेजेंट टेंस से टेंस तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो विल का विल, गिव का गिव। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आ गया यू, ये भी क्या प्रोनाउन, ये भी क्या प्रोनाउन, लेकिन ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। मैंने बताया था यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और यू को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये यू है, ये चेंज होगा इस बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर क्या दिया हुआ यहाँ पर, हिम, क्या दिया हुआ, हिम। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर ये जो आपको यू दिया हुआ है ये मेन वर्ब के बाद है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अब ये चेंज होगा बाहर वाले वाक्य के हिम के अनुसार। अब भाई जो हिम वाली लाइन है, हिम किसका रिश्तेदार है? ही का, ठीक है। किसका होता है? ही, हिज, हिम। मैंने ये बताया था आपको, ही, हिज, हिम। तो हिम क्या खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू के स्थान पर हो जाएगा हिम। क्या हो गया? हिम, ठीक है। क्योंकि बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट हिम है तो इसके स्थान क्या हो जाएगा? हिम। अब ए बुक एडजेक्टिव जैसे कैसे हमने लिख दिया। यहाँ पर केवल हमने प्रोनाउन चेंज किए हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, इसको बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन था, इसको हमने बाहर वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब और देखिए आगे। अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आपके डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ, ही विल से टू मी, ठीक है। ये बाहर वाला सेंटेंस हो गया। यहाँ पर आपके दिया हुआ विल से टू, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाहर वाला जो सेंटेंस है वो आपका फ्यूचर टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे विल लगा हुआ है, ठीक है। सीधी सी बात ये है कि यदि बाहर वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो तो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेंस तो चेंज करेंगे नहीं, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे, ठीक है। टेंस वही रहेगा, केवल प्रोनाउन में चेंज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा ही का ही रहेगा, इस कैसे विल एडजेक्टिव से टू मी, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ आपको मी। बाहर वाले सेंटेंस में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो सीधी सी बात उसके पहले क्या आएगा? टू आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि से टू के स्थान पर क्या करते हैं? टेल। से टू को हम टेल में चेंज कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। तो ये आपके से टू के स्थान पर कर दिया टेल, तो ही विल टेल मी। ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे रहेगा? बाहर का जो सेंटेंस होता है उसमें आपको न तो सब्जेक्ट चेंज करना है न ही आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो सकती है, ठीक है, किसी किसी सेंटेंस के अंदर। यदि उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है तो, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो वो भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे से टू दिया हुआ इसलिए हमने कर दिया यहाँ पर टेल, और ऑब्जेक्ट में ऐसे कैसे। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास को उठाया और इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे हमने क्या लगा दिया? दैट, ठीक है। अब देखिए इसमें टेंस तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ आपके फ्यूचर टेंस है, ठीक है, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रोनाउन, पहला प्रोनाउन है आई, ठीक है, और ये आई मानी मी। आई कौन से प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। कौन से प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है। और ये थर्ड पर्सन के अंदर फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, अभी हमने देखा भी था। और सेकंड पर्सन में यू, ठीक है। अब आई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है। बाहर वाला वाक्य जो है उसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही की लाइन में जो सब्जेक्ट वाला जो वर्ड है वो कौन सा होता है भाई? ही होता, ठीक है। सब्जेक्ट ही के तौर पे इस्तेमाल होता, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फैमिली होती है ही की वो कौन सी होती है? ही, हिज, हिम, ठीक है। तो उसमें तीनों के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे कौन सा वर्ड काम में लेते हैं? अपन ही काम में लेते हैं, इसलिए आई को हम चेंज करेंगे इस ही के अनुसार। इसलिए हमने यहाँ पे आई के स्थान पर कर दिया ही, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पे टेंस चेंज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि टेंस चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाहर फ्यूचर टेंस है, इसलिए गेव के स्थान पे केवल गेव ऐसे कैसे रह जाएगा। ये गिव की सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे गेव, इसलिए वो इसे कैसे एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर भाई एक प्रोनाउन हो रहा है, एक प्रोनाउन हो रहा है हिम, और एक प्रोनाउन ये था, ये तो हमने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अनुसार। अब मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो होते हैं आई और वी, ये तो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से? ही, शी,
नेम, दे इत्यादि, ठीक है। ये में नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करते अपन। और यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है हिम, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, न तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा न ही ये ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ही की फैमिली में से है, ही की फैमिली में से है, ही, हिज, हिम, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं और थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसलिए हमने हिम के स्थान पे हिम लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या भाई, ए बुक ऐसे कैसे, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही विल टेल मी दैट ही गेव हिम ए बुक, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, देखिए यहाँ पर आपके डायरेक्ट के अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैज सैड। अब ध्यान देने वाली बात यह है, आप कहेंगे भाई ये सैड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं है, ये आपके प्रेजेंट टेंस है, नहीं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। हेज आया हुआ, हेज है किसके अंदर आता है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ही हैज सेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस हो तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया है, तो आधे स्टूडेंट से सोचेंगे भैया यहाँ पे सैड दिया हुआ है, सर ने ये कहा था पिछली क्लास के अंदर कि जब भी बाहर वाले वाक्य में सैड दिया हुआ हो तो उसको हम पास्ट टेंस मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैड थर्ड फॉर्म के रूप में भी तो हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर सैड थर्ड फॉर्म के अंदर है क्योंकि इसके साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हेज दिया हुआ, और हेज है के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान से समझना, टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक। तुमने लिखा यहाँ पे ही हैज सेड, ये जटिल क्रिया में ही हैज सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा जब हटा दिया ये क्या लग गया, दैट, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं, पे देख लीजिए, एक ये प्रोनाउन है आई, ठीक है। अब ये आई कौन सा प्रोनाउन है भाई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अभी किसके अनुसार चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बाहर वाले वाक्य के, ठीक है। अब यहाँ बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे दे रखा है आपको ही, ठीक। अब ही वाली फैमिली में, जो ही की फैमिली होती है उसमें सब्जेक्ट के रूप में कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, तो आप देखेंगे तो ही, हिज, हिम, तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट वाला वर्ड आएगा, ठीक है। तो हमने आई के स्थान में कर दिया ही, ठीक है। ये चेंज किसके अनुसार हुआ, इस ही के अनुसार, और ही की फैमिली में सब्जेक्ट ही होता, इसलिए हमने लिख दिया ही, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो एम दिया हुआ, अब यहाँ पे इज कैसे कर दिया, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे टेंस चेंज नहीं किया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी था आपको कि उसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ तो क्या आता है एम, ठीक है, लेकिन ही के साथ तो एम नहीं आ सकता ना, ठीक है। तब उसी टेंस में, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, ठीक है। तो एम तो आता है आई के साथ, यहाँ पे एम इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आई था, लेकिन अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, अब ही के साथ क्या आएगा, इज, जबकि टेंस वही है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसलिए हमने एम के स्थान क्या कर दिया, यहाँ पर इज कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ पे इज कर दिया, और इनोसेंट इसी कैसे, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, और यहाँ क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो ये एग्जांपल हमने देखे अभी तक, जब बाहर की तरफ मतलब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग क्लॉज में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, तब हम मतलब डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं यदि बाहर वाला वाक्य, ठीक, मतलब आपके जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो पास्ट टेंस में हो, तब किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो भी देख लीजिए। अब आप देखिए, अब हम वो एग्जांपल देखते हैं जब बाहर वाला वाक्य मतलब आपके जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है
वो पास्ट टेंस में दिया गया हो तब हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि बाहर वाला वाक्य का रिपोर्टिंग जो क्लॉज होता है वो यदि पास्ट टेंस में हो तो हमें अंदर वाले वाक्य का टेंस भी चेंज करना होता है और प्रोनाउन के चेंज वैसे भी होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन तो चेंज हो गए होंगे। ठीक है, यदि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है तो वो तो चेंज हो गई, साथ ही साथ आपको टेंस भी चेंज करना होता है और इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं होती इसके अंदर भी। अब देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट के अंदर एक सेंटेंस दिया हुआ मोहन सैड, यहाँ सैड दिया हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पास्ट टेंस है, इसलिए आपको अंदर वाले सेंटेंस में टेंस भी चेंज करना है और अगर प्रोनाउन को चेंज हो रहा हो तो प्रोनाउन भी आपको चेंज करना है। ठीक है, तो हमने लिखा मोहन सैड एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ सैड टू होता तो सैड टू के स्थान पर हम कर देते टॉल और ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस इसलिए। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ममता, यहाँ पर किसी लड़की का नाम है। ठीक है, न तो ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है मैं, ठीक है, या हम, और सेकंड पर्सन कौन होते हैं तुम। ठीक है, आप सेकंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, ममता के बारे में, ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर हम कोई चेंज नहीं करते हैं, इसलिए ममता एडजेक्टिव लिख दिया है, ममता के स्थान पे ममता है। अब यहाँ पे टेंस चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे डज दिया हुआ, ठीक है, जो कि नोट के साथ दिया हुआ, तो यहाँ पर डज आपके आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। और मैंने बताया था आपको कभी भी आपको डज दिया हुआ हो, डू या डज, ठीक है, तो उसके स्थान में क्या करते हैं डिड, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज कर देते हैं। इसलिए डज के स्थान पर जो डज दिया हुआ इसके स्थान क्या कर दिया हमने डिड कर दिया। क्या कर दिया डिड, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज हो गया। ठीक है, बाकी नॉट एडजेक्टिव लाइक ऑयली ऐसे कैसे थिंग्स, मतलब मोहन सैड, मोहन ने कहा कि ममता को ऑयली खाना, मतलब ऑयली चीजें पसंद नहीं थी। ठीक है, मतलब तेलीय चीजें जो होती है, तेल से बनी हुई चीजें होती है, वो उसको पसंद नहीं थी। ठीक है, तो ये आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया इस तरह से। यहाँ पर केवल हमने टेंस चेंज किया है, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज नहीं हुए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है किसी का नाम। तो ममता जैसे कैसे एडजेक्टिव रहेगी, केवल हमने टेंस चेंज किया, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरे पाते हैं, एक नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं। आई सेड, ठीक है, मैंने कहा, ठीक है, फिर इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया, आशा हैज लर्नड इंग्लिश। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ भी सेड आ रहा, इसका अर्थ ये होगा कि पास्ट टेंस है, इसलिए केवल टेंस चेंज होगा। ठीक है, और प्रोनाउन अगर चेंज हो तो आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आशा, सॉरी आई सेड, यहाँ जगह आई सेड ऐसे कैसे, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, इसके स्थान पर हमने दैट लगा दिया कनेक्टिव वर्ड के रूप में। आशा यहाँ भी किसी लड़की का नाम है, ठीक है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है आशा, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है, नाम है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए आशा ऐसे कैसे आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पे टेंस चेंज करना है, देखिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर है हेज, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हेज के स्थान पे क्या कर दिया हमने है, क्या कर दिया हेज के स्थान पे हैड कर दिया। हेज और हैड इन दोनों के स्थान पे हम हैड कर देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हैड। ठीक है, बाकी ये भी थर्ड फॉर्म है लर्न की, और ये भी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगी इंग्लिश का इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इन्वर्टेड में हटा दिया और यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आगे देखिए एक और देखते हैं हम। ही सेड, ठीक है, वह बोली, उसने कहा, अनीता इज राइटिंग ए स्टोरी,
अनीता एक कहानी लिख रही है। ठीक है, अब देखिए इसके डायरेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सैड आ रहा, पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं। ठीक है, केवल आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहीं पर आपका बाहर वाला सेंटेंस खत्म हो गया और इसी के आगे इन्वर्टेड कॉमास चालू हो गया। ठीक है, तो ही सैड एडजेक्टिव जैसे रहेगा। अगर बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे टू लगा हुआ होता और सैड टू के स्थान पर क्या करते, टॉल्ड कर देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल सैड दिया हुआ इसलिए सैड का सैड रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे क्या कर दिया, दैट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो अनीता लिखा हुआ है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएगा इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अनीता ऐसे कैसे, केवल टेंस चेंज करना है। यहाँ पे इज दिया हुआ है, इज, और मैंने बताया था आपको इज के स्थान पर आपको क्या करना, वाज। ठीक है, इज के स्थान पर क्या करना, वाज, क्योंकि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। तो इज और एम इसके स्थान पे हम करते हैं वाज, और अगर यहाँ पे आर होता तो आर के स्थान पे करते हैं वर, बहुवचन के साथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अभी इज है तो इसके स्थान क्या करते हैं हमने, वाज। अब राइटिंग ये क्रिया का चौथा रूप है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा, ये स्टोरी इस कैसे रहेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि केवल आपको टेंस चेंज करना है और टेंस में क्या करना, आपको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। बाकी अधिकतर केस में आपके जो मेन वर्ब का रूप होता है वो एडजेक्टिव जैसे कैसे रहता है। 99% आपका क्रिया का रूप वही रहता है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है। ठीक है, अब देखिए बाई चांस कभी कभार हमें क्रिया मतलब मेन वर्ब का जो रूप होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनमें भी हम कभी कभार चेंज करना होता है, तो वो कब चेंज करते हैं वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, आगे चले। ठीक, देखो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। राम सैड, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा चालू हो गया। हरी ड्रॉज प्लांट, प्लांट्स मतलब, तो राम ने कहा हरी पौधे उगाता है। ठीक है, अब देखिए इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो राम सैड ये इस कैसे एडजेक्टिव रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया, इसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ हरी, ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता नाम, इसलिए हरी एडजेक्टिव जैसे कैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर टेंस बदलना है लेकिन यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, अगर आपके अंदर वाले वाक्य में, अगर आपके अंदर वाले वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई हो तब थोड़ा ध्यान से देखना आपको। अब क्या देखना, आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई हो तो आपको मेन वर्ब देखनी है कि मेन वर्ब का कौन सा रूप दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो टेंसों में हेल्पिंग वर्ब यूज में नहीं आती है, काम में नहीं आती है साधारण वाक्यों में। कौन कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। इन दोनों टेंसों में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके लिए आपको मेन वर्ब देखनी है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वाला रूप दिया हुआ है या सेकंड फॉर्म वाला रूप दिया हुआ है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम पहले इसको ध्यान से देखेंगे। यार ग्रोथ, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है ग्रो, इसके अंदर एस जुड़ा हुआ है, एस या एस जोड़ के हम, हालांकि फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या एस जोड़ते हैं यदि आपके कर्ता एक वचन हो तो। आपने टेंस आप पाते होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है और मैंने आपको ये बताया था केवल फर्स्ट फॉर्म हो, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, केवल फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस बी एस जुड़ा हुआ हो, उसे हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसकी क्या करेंगे, हम सेकंड फॉर्म काम में लेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसके स्थान पर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म काम में लेंगे। ठीक है, ग्रो का कर दिया मैं ग्रो। अब प्लांट इसी केस है, ये
फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म है। ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रू। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन गया, राम सेड दैट हरि ग्रू प्लांट्स। मतलब राम ने कहा कि हरि पौधे उगाता था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आ गया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। आपके मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम चेंज कर देते हैं मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी सभी टेंसों में हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, केवल दो ही टेंसों में काम में नहीं आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब देखने हैं, इसलिए इसके स्थान पर हमने सेकंड फॉर्म काम में ली है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस पे आते हैं। You said to me, ठीक है, तुमने मुझसे कहा, I went to the school yesterday, तुमने मुझसे कहा कि मैं कल स्कूल गया था। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास में है, तो आप देखिए इसको हम इनडायरेक्टली चेंज करते हैं। यू अब यहाँ दिया हुआ सैड टू, हालांकि पास्ट है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है, टू। और मैंने आपको बताया था अगर सैड टू दिया हुआ हो तो उसके स्थान पे हम क्या कर देते हैं, टॉल्ड। ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पे टॉल्ड, यू टॉल्ड मी, ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे। ठीक है, और सैड टू के स्थान पे कर दिया हमने टॉल्ड कर दिया। इन इस कलेक्टिव वर्ड के रूप में इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके क्या लगा दिया हमने, दैट लगा दिया। अब देखिए इसमें प्रोनाउन कौन कौन से, यहाँ पर एक प्रोनाउन है ये कौन सा प्रोनाउन है भाई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। इसके अनुसार, बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बाहर क्या भाई आपकी सब्जेक्ट यू। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू की फैमिली में सब्जेक्ट के लिए हम किस वर्ड को काम में लेते हैं या किस मीनिंग को हम काम में लेते हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, तो यू की फैमिली में सब्जेक्ट भी क्या होता, यू होता, और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है यू और ऑब्जेक्ट भी होता है, और यहाँ पे आई सब्जेक्ट के तौर पर है, इसलिए यू की फैमिली में से हम सब्जेक्ट चुनेंगे। यू की फैमिली में सब्जेक्ट होता है यू, इसलिए हम आई के स्थान क्या कर दिया, यू। क्या कर दिया, यू। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, अब टेंस की बात आती है, तो यहाँ पे भी देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम सीधा देखेंगे मैन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे मैन वर्ब में सेकंड फॉर्म क्या रखिए, वेंट। ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो वेंट गॉन, ये सेकंड फॉर्म है ये गो की। तो ये कौन सा टेंस हुआ भाई, ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मैंने आपको ये कहा था यदि आपके डायरेक्ट वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो उसके स्थान पर हम हैड लगाते हैं और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। कौन से फॉर्म, थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका टेंस है ये कौन सा भाई, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर। कौन से, पास्ट परफेक्ट में। इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म तो है ही, ठीक है, तो इसके हटा के इसके स्थान पर हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का आती है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, हैड। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या होती है, गोन। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर गोन। ये किसके स्थान पे है, ये इस वेंट के स्थान पे आया। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, इसलिए सेकंड फॉर्म के स्थान पर हमने हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ले ली। ठीक है, अब बाकी टू स्कूल एजेटी जैसे कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा, ये समय को प्रदर्शित करता है, यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। और मैंने अभी जस्ट आपको आज की क्लास की जैसे स्टार्टिंग के अंदर कि समय से संबंधित अगर कोई वर्ड आ जाए आपके इनडायरेक्ट बनाते समय
तो उसको हम चेंज करते हैं, यस्टरडे को हम चेंज कर देंगे प्रीवियस डे, ठीक है। तो हमने इस पे हर जगह कर दिया प्रीवियस डे, ठीक। कोई दिक्कत तो समझ आ गया। अगर हो तो इस समय अथवा दूरी संबंधित परिवर्तन भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो इसलिए यस्टरडे के स्थान पर हमने कर दिया प्रीवियस डे, ठीक। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए आगे एक तीसरा और लेते हैं हम। डायरेक्ट के रूप में आपको सेंटेंस दिया हुआ, सीता सैड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है, सीता सैड टू, यहाँ भी क्या आएगा सैड टू, तो इस सैड टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे टॉल, क्या कर देंगे टॉल, ये आपके टॉल्ड हो गया सैड टू के स्थान पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट मी है तो मी एजेटिव हमने इसके ऐसे लिख दिया, मी का मी लिख दिया हमने इसके ऐसे, और सीता के स्थान पर सीता केवल सैड टू जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब है, केवल इसको चेंज किया है टॉल्ड के अंदर, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, यहाँ पे क्या कर दिया हमने दैट, ठीक है, दैट लगा दिया। अब देखिए अगर इसमें कोई प्रोनाउन है और उनमें कोई चेंजेस हो रहा है, उनको चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोनाउन तो है आई, ठीक है, पहला प्रोनाउन तो है आई, ये कौन सा प्रोनाउन है भाई, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो ये आई मतलब मैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो देखिए आपको सम के हिसाब देख लीजिए आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ से आ गए हम बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आई चेंज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता किसी लड़की का नाम है, सीता कोई लड़की है। अब लड़की के लिए, ठीक है, हम क्या काम में लेते हैं, कौन सा प्रोनाउन काम में लेते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर। लड़की के लिए किसी मतलब लड़की के लिए सब्जेक्ट के तौर पर हम कौन सा प्रोनाउन काम में लेते हैं, शी, ठीक है, क्या काम लेंगे शी, तो ऐसे बदलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो गया शैल, क्या आ भाई यहाँ पे शैल आ गया। और मैंने आपको बताया था कि शैल को शुड और विल को वुड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जो आई और वी है केवल उसी के साथ शैल या शुड आएगा, बाकी अगर यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो उसके साथ क्या आएगा विल या वुड, तो विल को तो हम वुड में चेंज कर ही देते हैं, तो यहाँ पर शैल के स्थान पे शुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है शी है, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे शी है, इसलिए शी के साथ में शुड का प्रयोग नहीं करके हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे वुड का प्रयोग करेंगे। बाकी अधिकतर केसेस में हम वुड का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई था इसलिए इसके साथ शैल आ रहा था। अब आप कहेंगे कि भाई शैल का तो शुड होना चाहिए, लेकिन भाई बात ऐसी है यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आई था इसके साथ में क्या आ रहा था शैल आ रहा था, लेकिन अब आपका सब्जेक्ट हो गया शी, अब शी के साथ तो शैल या शुड आ नहीं सकता, अब इसके साथ क्या आएगा वुड, ठीक, इसलिए शैल के स्थान पर जाएगा वुड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आपका टेंस चेंज हो गया। हेल्प जैसे कि ऐसे, अब यू, अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बाहर वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या भाई मी, क्या दिया हुआ भाई मी दिया हुआ, ठीक। अब मी की फैमिली में ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, मी की फैमिली कौन सी होती है आई माई मी, ठीक है, आई तो सब्जेक्ट के तौर पर और मी होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर, इसलिए ये खुद एक ऑब्जेक्ट ही है, और मी की फैमिली में मी खुद एक ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए इस यू को हम चेंज कर देंगे मी के अनुसार, क्या हो जाएगा मी, ठीक है। ये यू किसके अनुसार चेंज हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, और वहां पर दिया हुआ आपके मी, इसलिए हम यहाँ कर देंगे मी, तो यहाँ हो गया सीता टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी, ठीक है। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट आप समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल। आप
कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से और भी सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ इसी के अंदर, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।